आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं एक बेहद खास मेहमान, पैसिफिक पैराडाइम एंड पैराडाइम ARQ की फाउंडिंग पार्टनर डॉक्टर पुनीता कुमार सिन्हा। आपने डॉक्टरेट की है, PhD की डिग्री हासिल की है, मास्टर्स की डिग्री ली आपने फाइनेंस में वॉटन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से। इसके अलावा आपने अंडरग्रेड डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग में ली हुई है। IIT दिल्ली से आपने ली है ये डिग्री। CFA के आप चार्टर होल्डर भी हैं और आप पहले ब्लैकस्टोन एशिया के CIO के तौर पर और ब्लैकस्टोन के सीनियर MD के तौर पर भी आप काम काज कर चुकी हैं, अपनी सेवाएं दे चुकी है और देश और दुनिया के कई बड़े फंड्स आपने लीड किए हैं। पुनीता जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमें धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले जो टॉक ऑफ द टाउन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे यहाँ भी समिट चल रही है, इम्पैक्ट समिट चल रही है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इसी की बातें हो रही है। IT कंपनियों के हाल भी बुरे हैं। कैसे देख रहे हैं आप पूरा AI का इम्पैक्ट मार्केट पर और स्पेशली IT सेक्टर पर? तो एआई एक काफ़ी ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है जिससे कि सारी कंपनीज में काफ़ी बदलाव आएगा, काम करने के तरीके बदलेंगे, हम लोगों को स्किलिंग उसके हिसाब से करनी पड़ेगी, जॉब मार्केट में चेंजेस आएँगे और प्रोडक्टिविटी में भी चेंजेस आएँगे। और अभी तक जो हमने देखा है ज़्यादातर बेनिफिट यूएस कंपनीज में है क्योंकि उन्होंने ये शुरू किया, उन्होंने ही इनमें इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा करी और इंडिया जो है थोड़ा पीछे रह गया था। तो जो एआई समिट है वो उससे एटलीस्ट ये तो लग रहा है कि इंडिया ने रियलाइज़ किया है कि हमें भी कुछ करना है एआई में और अवेयरनेस पैदा हुई है स्टूडेंट्स में, पूरे देश में कि एआई एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेंड है। तो बट एआई जो है उसमें अभी एआई रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं यूएस में उनमें और टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक्स उनमें काफ़ी वॉलेटिलिटी आ रही है और इंडियन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी वॉलेटिलिटी आ रही है क्योंकि ये डिबेट है कि कौन विनर्स होंगे, कौन लूजर्स होंगे, कौन कंपनीज जो हैं उनके बिजनेस मॉडल्स रिस्क में है, जैसे कि इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज को लेकर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि उनके जो बिजनेस मॉडल है वो उनको बदलने पड़ेंगे कि नहीं। और जो यूएस कंपनीज हैं उनके साथ में ये चल रहा है कि उनके पास क्या कैपिटल है इतना कि वो इन्वेस्ट करते चले जाए। तो अभी आप देखिए कितने सारे कंपनीज के स्टॉक्स इस साल टेक्नोलॉजी में बहुत वॉलेटाइल रहे हैं। मैं अभी ही देख रही थी जैसे कि लीडिंग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स कई-कई एक-एक दिन में 15-15% गिर रहे हैं ग्लोबली यूएस में जो उनके मार्केट कैप्स ऑलरेडी बहुत हाई है। तो काफ़ी डैमेज मार्केट्स में उसके कारण हो रहा है कि अगर ज़रा-सा भी लगे कि उनके पास कैपिटल नहीं है या वो पीछे रह गए हैं। इंडियन आईटी कंपनीज के भी स्टॉक्स काफ़ी ज़ोर से लास्ट ईयर भी अंडर परफॉर्म किया और इस साल भी अभी तक काफ़ी ज़ोर से गिरे हैं। तो इंडियन आईटी कंपनीज जो है ये एआई समिट में ये एआई इन्वेस्टर डेज इन्फोसिस ने किया। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के बता रहे हैं कि हम लोग अडैप्ट कर पा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं एआई में। तो मेरे हिसाब से इसमें विनर्स एंड लूजर्स रहेंगे। जो इंडियन आईटी सेक्टर है वो कुछ अब उनकी वैल्यूएशन थोड़ी-सी काफ़ी अट्रैक्टिव सेगमेंट में आ गई हैं, तो उन पे ध्यान देना चाहिए कि अगर वो कुछ उनकी आप रिसर्च करके आप पढ़ें और लग रहा है कि वो लोग कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो उनके वैल्यूएशंस रीज़नेबल लेवल पे आ रही हैं। तो तेज़ गिरावट के बाद कई सारे IT शेयर ऐसे हैं जो अब अच्छे वैल्यूएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ रिसर्च करके अगर आप पैसा लगाएं तो बेहतर है। और ये बात आपने सही कही कि एटलीस्ट इस AI समिट से हमारी सीरियसनेस और अवेयरनेस दोनों आगे बढ़ने की पूरे पूरे संभावना है। अब आइए बाज़ारों के मूड माहौल पर बात करते हैं। लगभग लगभग सारी बड़ी इवेंट्स बाज़ार के लिए निकल चुकी है। कुछ बड़े ट्रिगर्स बचे हैं, किसका इंतज़ार है और डायरेक्शन क्या है? हाँ, वही तो अभी रिज़ल्ट सारे आउट ऑफ द वे हो गए। ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन ग्लोबल डेटा भी जो अभी तक आया है अ, उससे यही लग रहा है कि यूएस में भी शायद अभी इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो और इंडिया में भी अभी सब कुछ स्टेबल लग रहा है। कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत ज़रूरत है हमको इंटरेस्ट रेट कट की या किसी और गवर्नमेंट सपोर्ट की। बजट भी आउट ऑफ द वे हो गया। सो अभी जो है मार्केट्स जो मूव कर रही हैं वो जियोपॉलिटिक्स पे करेंगी, पॉलिटिक्स पे करेंगी, प्रेसिडेंट ट्रम्प के
जो डील्स वो बना रहे हैं उस पे करेंगी, या फिर कहीं पे अगर वॉर की संभावना रही तो उस पे रिएक्ट करेंगी। तो इसीलिए हम लोग करेंसीज में भी फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, इसलिए हम मेटल्स में भी फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। और अब मार्केट मैक्रो रिलेटेड मूवमेंट्स जो है वो शायद ज्यादा मार्केट्स को मूव करेंगी, क्योंकि कंपनीज ने तो अपनी अर्निंग्स दे दी, और अब इस क्वार्टर से लेके नेक्स्ट क्वार्टर तक जो है कोई खास नया डेटा हमको कंपनीज से नहीं मिलेगा। ठीक बात है। तो नतीजे ज़्यादातर आ चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन एफआईज की बिकवाली के मूड माहौल में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा है। थोड़ा सा कम किया है बस, इतना ही पिछले हफ्ते 10 दिन से देखें तो, बट अभी भी बेच ही रहे हैं। क्या वजह है और कब रुकेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से तो उनकी जो बिग कंसर्न रही थी कि इंडिया के वैल्यूएशंस हाई हैं और इंडिया जो है पीछे रह रहा है टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स में, और इंडियन टेक कंपनीज को लेके वो काफी कंसर्न, एक परसेप्शन बन गई थी ग्लोबली। और बाकी मार्केट्स में ये जो है एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, उनमें ध्यान दिया जा रहा था। पर अब जैसे गवर्नमेंट ने इंडिया में अनाउंस किया डेटा सेंटर्स के लिए काफी $200 बिलियन दिया जाएगा, तो डेटा सेंटर्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, और उससे कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आएगा। रियल एस्टेट स्टॉक्स जो कि डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बेनिफिट होगा। और तो उससे जॉब्स भी थोड़ी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से जो इंडिया की जो कंसर्न्स थी, वैल्यूएशन और टेक्नोलॉजी, दोनों में अब थोड़ा राहत आ रहा है। हम लोगों की जो वैल्यूएशंस हैं वो अब रीजनेबल लेवल्स पे आ गई हैं। इंडियन एक मार्केट्स अभी वर्ल्ड में सबसे महंगी मार्केट्स नहीं है, और हम लोग की टेक्नोलॉजी स्पेंड पे भी थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आएगा। हालांकि अभी भी लोग कन्विंस्ड नहीं है एफआईआईज कि इंडिया इनफ स्पेंड कर रहा है, और एक काफी डाइवर्जेंट व्यू भी बहुत स्ट्रांग है कि इंडिया पीछे छूट गया। पर इंडिया को ये परसेप्शन बदलनी होगी अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है। ठीक बात है। तो ज़्यादातर ट्रिगर्स और अब एफआईज का रुझान भी आपके सामने है ही है। थोड़े से कंसर्न उनके हैं, वो अब जब दूर होंगे तब होंगे। लेकिन ये बताएं कि क्या अब भारतीय बाजारों में पैसा लगाने का समय है या थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए? यदि हाँ लगाना है पैसा, तो क्या पसंद है आपको? हाँ, भारतीय बाजार में देखिए लॉन्ग टर्म तो आपको पैसा लगाना ही चाहिए, बिकॉज़ हमारा जीडीपी ग्रोथ ही जो है बाकी देशों से ज़्यादा है, और हमारी डेमोग्राफिक जो है उससे एक डिमांड का कुशन है कि डिमांड रहेगा। हालाँकि जो अर्निंग्स ग्रोथ इंडियन कंपनीज़ की पहले 15 से 20% होती थी, अब वो 10 से 15% की रेंज में आ गई। तो इसलिए जो पहले हम लोग 25 टाइम्स मल्टीपल में इंडिया को लोग खरीदते थे, अब वो मल्टीपल भी कंप्रेस होना चाहिए क्योंकि अर्निंग्स भी कम हो गई है। तो जहाँ-जहाँ पे आपको वैल्यूएशंस लगता है, ग्रोथ टू वैल्यूएशन रेशियोज़ जो है अब रीज़नेबल हो गए हैं, वहाँ पर ज़रूर लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स जो है इंडिया के तो पॉज़िटिव ही रहेंगे। मार्केट वॉलेटिलिटी बेशक रहे, पर जैसे-जैसे इंडिया की ग्रोथ, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कंटिन्यू करेगी, अर्निंग्स ग्रोथ आएँगी, और हम लोगों को जो है मार्केट में लॉन्ग टर्म अर्निंग्स एंड स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन मिलेगी, पर हाँ वॉलेटाइल रह सकती है। तो आप टाइम तो नहीं कर सकते परफेक्टली कि मार्केट शायद और 15-20% गिर जाए तब डालें। अम, पर इसलिए कई स्टॉक्स जो हैं जो बहुत ही गिर गए हैं, उधर तो आदमी देख ही सकता है कि इन्वेस्टमेंट की जाए। और मार्केट में भी मुझे लग रहा है क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी प्राइस्ड इन हो रही है, तो इसलिए जो है मार्केट्स भी रिलेटिवली अट्रैक्टिव ज़ोन में आ रही हैं। बाज़ार अच्छे ज़ोन में है जहाँ पैसा लगाया जा सकता है। ट्रेड डील वग़ैरह हो जाने के बाद क्या किसी तरह के आपकी प्रेफ़रेंसेस बदली हैं? कोई सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ अब ज़्यादा आप पसंद करेंगी पैसा लगाना? अब देखिए टेक्सटाइल स्टॉक्स हों, एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स हों, वो बहुत ज़्यादा गिर गए थे स्टॉक प्राइसेस उनकी, ट्रेड डील को लेके, और उनके बिज़नेस में भी इन्वेंटरी बिल्डअप हो रहा था। बिज़नेस उनका
थोड़ा होल्ड पे था कि कहाँ बेचें, किस देश में डायरेक्ट करें अपने एक्सपोर्ट्स। तो वहाँ से एक बड़ी अनसर्टेनिटी थोड़ी कम हुई है। तो मेरे ख्याल से उन सेक्टर्स में भी देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशन सपोर्ट है और अब तो अनसर्टेनिटी चली गई है। अम, और फाइनेंशियल्स में तो बहुत ही बड़ा सेक्टर है, एसेट मैनेजर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं और तरह-तरह की एनबीएफसीज हैं। उधर भी वो तो एक कोर सेक्टर है इंडियन मार्केट्स के लिए और वो रिलेटिवली बेस्ट परफॉर्मिंग इन अ वे ही रहा है लास्ट ईयर और अभी तक इस साल भी वो अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए हैं उन कंपनीज ने। उधर सिलेक्टिव होकर ऑफ कोर्स अगर इंडिया में ग्रोथ होगी तो क्रेडिट ग्रोथ भी होगी। तो उन कंपनीज में तो हमेशा ही कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए और अभी जैसे मैं सोचती हूँ रियल एस्टेट एक सेक्टर है जहाँ पर भी पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोग के कोर कंजम्पशन सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी वैल्यूएशन सपोर्ट जैसे-जैसे आएगा उधर-उधर वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग की मार्केट जो है एक बहुत ब्रॉड बेस्ड मार्केट है। सेक्टर ट्रेंड पर से जो है उसकी जगह आई थिंक स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए क्योंकि हर सेक्टर्स में कुछ विनर्स होंगे और कुछ लूजर्स होंगे। डिफेंस में भी कुछ सेक्टर्स हैं, पीएसयूज़ भी वैल्यूएशंस कईयों की रीज़नेबल है। सो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। एक चीज़ और बताएं, सोने चांदी पर, गोल्ड सिल्वर पर कोई व्यू रखती हैं आप? क्योंकि एक तरफा तेजी, वापस गिरावट भी अच्छी खासी आई, ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट भी हो चुके हैं। क्या व्यू है आपका? बहुत मैं कमोडिटी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे जो है काफ़ी कुछ निर्भर करता है, तो उस पे गोल्ड, सिल्वर, फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर ये सब काफ़ी कुछ उससे भी अफ़ेक्ट होते हैं, गोल्ड इन पर्टिकुलर और मेरा व्यू है कि ये लॉन्गर टर्म इनकी डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी, पर्टिकुलरली सिल्वर, कॉपर इन सब सेक्टर्स की एंड यू नो स्टील डिमांड तो हमेशा इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ के साथ चलती ही है। तो यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत है, पर अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसे आप एक ही दिन देख लीजिए कल डॉलर स्ट्रेंथन हो गया तो कमोडिटीज गिर गई। तो ये जियोपॉलिटिकल प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो वो डायरेक्शन लेते हैं उस पे ज्यादा चल रही है, हालांकि इनहेरेंट डिमांड भी है। बट आई थिंक कोर्ट एक पोजीशन रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को और एक एसेट एलोकेशन भी एक तरह का है डिवर्सिफायर और इसमें जियोपॉलिटिकल हेज भी एक तरह की रहती है।